आज हमारा टॉपिक होगा डीडी डाइट डिक्लेरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई क्वेरी किसी की? नो। तो चलते हैं हम सेक्शन 32 की ओर। देखिए सेक्शन स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में नहीं बुलाया जा सकता। और यहां दो ही सेक्शन हैं मोस्टली, 32 और 33। 32 सेक्शन 32 और 33 उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट की बात करता है जिन्हें एविडेंस के तौर पे कॉल नहीं किया जा सकता, बतौर साक्षी नहीं बुलाया जा सकता। वे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें साक्षी के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता, एज ए विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता? वे हैं मर गए, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है। कैन नॉट बी फाउंड, जो मिल नहीं सकते, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, या जिनकी प्रेजेंस कोर्ट उचित नहीं समझता उन परिस्थितियों में। ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट यहां रेलेवेंट होंगे। अब बात करते हैं हम केवल सेक्शन 32 की, 32 की। 32 में 8 क्लोज हैं, सब में अलग अलग चीजें दे रखी हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि सब में उन व्यक्तियों के कथन हैं जो मर गए, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हैं, या जिनकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं की जा सकती जितना कोर्ट मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त समझता है। तो उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट कौन से हैं, कब किए गए हैं, ये चीजें हमें अब सेक्शन से पता लगेंगी। देखते हैं, नॉर्मली मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कि इसे सेक्शन 32 और 33 में उन व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। तो फिर जबकि ये तो हियर्स एविडेंस हुआ, जिसे हम कोर्ट में नहीं बुला सकते और उसका स्टेटमेंट हम काम में ले रहे हैं, तो वह हियर्स एविडेंस हुआ। और हियर्स एविडेंस को मान्यता नहीं है, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर क्यों इनको यहां स्थान दिया गया है? उसका कारण है आवश्यकता के आधार पर, नीड है। ये वो स्टेटमेंट है जिनकी नीड है, और नीड के आधार पे ही इन सेक्शन को यहां लागू किया गया है। और हियर्स एविडेंस के एक्सेप्शन है ये। क्लियर? ये हियर्स एविडेंस के एक्सेप्शन है और नीड के आधार पे, क्योंकि हमारा एक मैंने आपको एक और उद्देश्य बताया था कि प्रत्येक केस में सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। अब और कुछ नहीं मिला तो भाई यही सर्वोत्तम होगा, यही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। इसलिए नीड के आधार पर इनको यहां मान्यता दी गई है। चलिए करते हैं सेक्शन 32। केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा एज रेलेवेंट। वे दशाएं जिनमें उन व्यक्तियों द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया, मिल नहीं सकता, इत्यादि। क्लियर? चलते हैं
स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, अंडरलाइन कर लें। स्टेटमेंट रिटन और वर्बल, मौखिक और लिखित दोनों आएंगे, क्लियर कर लें। ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड और हु हैज बिकम incapable of giving evidence or whose attendance cannot be produced without an amount of delay or expenses which under the circumstances of the case appears to the court in reasonable are themselves relevant fact in the following cases। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, लिखित या मौखिक कथन, रिटन और वर्बल स्टेटमेंट किसके? रेलेवेंट फैक्ट के। याद रखना है, यहां इन चीजों को अंडरलाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्यों हमें पता तब लगता है जब क्वेश्चन आता है, हम इसे सरसरी दृष्टि से पढ़ के छोड़ देते हैं, अंडरलाइन किया हुआ नहीं होता, ध्यान हमारा जाता नहीं, फिर ध्यान तब जाता है जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं। इसलिए यहां इसे अंडरलाइन कर लें, सुसंगत तथ्यों के लिखित और मौखिक कथन, स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए थे जो मर गए, मिल नहीं सकते या साक्ष्य देने में असमर्थ हैं या जिनकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है। निम्नलिखित दशाओं में स्वमेव सुसंगत हैं, यानी जो सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं उनमें अपने आप ही सुसंगत हैं, रेलेवेंट हैं। अब एक कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं वे हम देखते हैं। पहली है व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। When the statement is made by a person as to the case of his death or as to any of the circumstances of the transaction which result in his death, in case in which the case of that person's death come into question, यहां मृत्यु का कारण प्रश्नगत है, अंडरलाइन कर लें, डेथ्स कम इनटू क्वेश्चन। Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the case of his death come into question। Underline कर लें, nature of the proceeding, कार्रवाई की प्रकृति कैसी ही हो, चाहे सिविल हो या आपराधिक, ये चीजें एक बार आप इन्हें अंडरलाइन कर लें। क्लियर एक एक चीज करता जाऊंगा जिससे आपके समझ में भी आ जाएगी, और अंडरलाइन होने के बाद जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका एक बार जरूर ध्यान जाएगा। यहां हिंदी में पढ़ता हूं, जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित है। अंडरलाइन कर लें इसे, अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित है और संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप, संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, अंडरलाइन कर लें, मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसे कथन सुसंगत हैं।
चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है, मतलब जो उसने वे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस समय जबकि वे प्रश्न किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं। अंडरलाइन कर लें इसे भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, इसे अंडरलाइन कर लें। और चाहे उस कार्यवाही की, इसे भी अंडरलाइन कर लें, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो, मतलब चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई सी भी हो सकती है। चलिए, एक्ट में मैंने पढ़ के बता दिया है, अब इसे क्लियर करते हैं एक एक एसेंशियल एलिमेंट्स को। सबसे पहले बता दूं कि एक चीज यहां ध्यान रखना, यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्टेटमेंट आएगा। सेक्शन 32 क्लॉज 1, जिसे हम डाइट डिक्लेरेशन कहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का स्टेटमेंट आएगा और वो है हु इज डेथ, जो मर चुका है। उसके अलावा अदर जो व्यक्तियों के स्टेटमेंट हैं वे सेक्शन 32 क्लॉज 1 पर प्रभाव नहीं रखते, उनका इफेक्ट यहां नहीं होगा। यहां सिर्फ एक ही व्यक्ति के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और वो कर रहा है सिर्फ उसकी जो मर चुका है, जो जिसकी डेथ हो चुकी है। और इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या यहां कवर होगा। यहां कवर कर रहा है, सबसे पहली चीज है कि उस व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशंका, जो मैंने आपको सबसे पहले तो रिलीवेंट फैक्ट के स्टेटमेंट हैं, ये सुसंगत कथनों के कथन हैं। एक चीज बताता हूं, कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने से पहले वह कोई स्टेटमेंट देता है और वह स्टेटमेंट रिलेटेड है उसकी मृत्यु के कारण से, वह स्टेटमेंट रिलेटेड है उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड है, वहां वह स्टेटमेंट उस प्रोसीडिंग में पूरा इफेक्ट रखेगा। क्योंकि यहां उपधारणा यह की जाती है कि व्यक्ति मरते टाइम झूठ नहीं बोलता। दूसरी यहां दे रखा है एक्सपेक्टेशन, मृत्यु की प्रत्याशंका, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, यह जरूरी नहीं है। क्लियर, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है। मृत्यु की प्रत्याशंका मतलब उसे मालूम हो कि मेरी मृत्यु होने वाली है, ये जरूरी नहीं है। और ये हम क्लियर करेंगे प्रत्याशंका के ऊपर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ के ऊपर एक केस स्टडी है और उसी के द्वारा इस चीज को डिसाइड किया गया है। केस के फैक्ट्स आपके सुने हुए हैं और केस का नाम है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल, और इसमें जस्टिस थे लॉर्ड एटकिन। सभी का ये केस, सभी को मैंने केस के फैक्ट्स बताए थे, पूरे याद होगा। और अगर याद है तो समझ जाओगे कि मृत्यु की प्रत्याशंका का क्या यहां लेना देना क्यों नहीं है। उस केस में मैंने बताया था कि उसने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं रुपये लेने बहरामपुर जा रहा हूं, मैं रुपए लेने बहरामपुर जा रहा हूं। उसका ये स्टेटमेंट डाइट डिक्लेरेशन माना गया था। मैं रुपए लेने बहरामपुर जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट डाइट डिक्लेरेशन माना गया था। क्यों? क्योंकि बहरामपुर जाने के बाद सिर्फ उसकी डेड बॉडी मिली थी और ये कंफर्म हो गया कि वह बहरामपुर रुपए लेने उन लोगों के पास ही गया है। किसके पास? पाकला नारायण स्वामी के पास। यानी उसकी पत्नी के रुपए मांगता था तो वह उन्हीं व्यक्तियों के पास रुपए लेने गया है। इस आधार पर इसको डाइट डिक्लेरेशन माना गया था और आगे की जो प्रोसीडिंग है फिर वो संस्वीकृति की थी, इसलिए यहां तक। और यहां लॉर्ड एटकिन ने कहा था
कथन ऐसे समय किया जा सकता है जब मृत्यु का कारण पैदा ना हुआ हो। यहां कॉज ऑफ डेथ पैदा ही नहीं हुआ था। क्या उसे पता था कि वहां बहरामपुर में जाऊंगा और मेरी डेथ हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह बहरामपुर क्यों जाता, और अगर जाता तो अपने साथ दल बल लेकर जाता। क्लियर? यहां उसे आशंका नहीं थी, उसे यह था कि मुझे पैसे लेने के लिए बुलाया गया है और अगले पैसे दे देंगे और मैं लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब 7 दिन बाद मिलती है उसकी डेड बॉडी, इसलिए यहां उसका ये स्टेटमेंट अपनी पत्नी से किया हुआ कि मैं पाकला नारायण स्वामी के यहां गांव बहरामपुर में मेरे पैसे लेने जा रहा हूं, डाइट डिक्लेरेशन माना, क्योंकि यहां यह इंडिकेट करता है कि वह व्यक्ति सीधा उन्हीं के पास गया है। यहां उसे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं थी। क्लियर? इसलिए मृत्यु की प्रत्याशंका होना इंडियन विधि में आवश्यक नहीं है, जबकि इंग्लिश लॉ में जस्ट डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ में मृत्यु की प्रत्याशंका होना आवश्यक है। क्लियर? पहली चीज है, एक चीज मैंने बता दी। दूसरा, स्टेटमेंट खुद की डेथ से संबंधित होना चाहिए। स्टेटमेंट खुद की डेथ से संबंधित होना चाहिए। और दूसरी चीज है, व्यक्ति की मृत्यु भी होनी चाहिए। स्टेटमेंट खुद की डेथ से संबंधित हो और व्यक्ति की मृत्यु हो। अगर मृत्यु नहीं आती तो 32 क्लॉज 1 में वह नहीं आएगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 में स्टेटमेंट नहीं आएगा। बेशक और कहीं आ सकता है, 157 में वह काम में आ सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। एक केस है, लिख लें आप, जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल, जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 716। जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 716। मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता के लिए, यानी डाइड डिक्लेरेशन की ग्राह्यता के लिए मृतक के स्टेटमेंट का कॉज ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के कारणों से अथवा समव्यवहार की ऐसी परिस्थिति से, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसका परिणाम मृत्यु रहा है, मतलब उसकी मृत्यु हुई है, तभी वह स्टेटमेंट ग्राह्य होगा, रेलेवेंट होगा। क्लियर? डाइट डिक्लेरेशन के लिए यह जरूरी है कि वह स्टेटमेंट या तो कॉज ऑफ डेथ से संबंधित हो या उन सर्कमस्टांस से संबंधित हो, ट्रांजैक्शन की उन सर्कमस्टांस से संबंधित हो जिनमें यह क्वेश्चन अराइज है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज है, और डेथ होनी नीड है, डेथ होनी चाहिए, तभी वह ग्राह्य होगा। क्लियर? यहां तक 3 चीजें मैंने आपको बताई है। ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो गई हो, क्लियर, डेथ हो गई और वहां कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज हो, द कॉज ऑफ डेथ। दूसरा, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसमें
रिजल्ट उसकी डेथ रहा हो। और एक चीज मैंने बता दी, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ यहां नीड नहीं है, यहां जरूरी नहीं है। और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग पे आते हैं। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब है कि कार्यवाही की प्रकृति, यानी सिविल मैटर भी हो सकता है, आपराधिक मैटर भी हो सकता है। यहां ये जरूरी नहीं है कि किस टाइप की हो। जबकि इंग्लिश विधि में, यहां और इंग्लिश विधि में यहां भी अंतर है। इंग्लिश विधि में केवल होमोसाइड पर ही यह लागू है। इंग्लिश विधि में सिर्फ होमोसाइड पे लागू है, जबकि भारत में यह किसी भी प्रोसीडिंग पे जहां उसकी कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज होता है वहां यह लागू होगा। क्लियर? एक चीज और बता दूं इंग्लिश विधि में और यहां अंतर सेक्शन 32 के लिए, 32(1) के लिए, कि वहां जो डाइट डिक्लेरेशन है वह अगर अनसाउंड माइंड या चिल्ड्रन से किया गया है तो लागू नहीं। जबकि हमारे यहां वे व्यक्ति जो सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग एविडेंस देने में सक्षम हैं और उनमें से किसी से भी किया गया है तो वह रेलेवेंट होगा। क्लियर? चलते हैं आगे। शारदा बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 1622। लिख लें केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है। शारदा बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 1622। न्यायमूर्ति थे मुर्तजा फजल अली। इन्होंने इसका एक सर्वेक्षण किया था और निम्न गाइडलाइन दी थी सेक्शन 32 क्लॉज 1 के लिए। शारदा बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां उन्होंने कहा था, पहली चीज, सेक्शन 32 पूरा ही अपवाद है, एक्सेप्शन है। किसका? हियर्स एविडेंस का। क्लियर? दूसरा उन्होंने कहा था कि निकटता की परख सर्वव्यापी सूत्र नहीं है, मतलब टेस्ट और प्रॉक्सिमेट्री, टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमेट्री हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। हमेशा जैसे स्टेटमेंट आया और उसमें हम हमेशा ये देखें कि निकटता यानी कितनी जल्दी किया गया था, ये जरूरी नहीं है। ये मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तीसरी चीज कही थी कि सेक्शन 32 में न केवल मानववध होमोसाइड ही नहीं आता बल्कि सुसाइड भी आता है। और तीसरा, जहां कंडक्ट द्वारा भी किया जा सकता है। चौथा है कंडक्ट द्वारा भी किया जा सकता है। क्लियर? यहां तक चारों चीजें लिख लेना इसकी। चलते हैं। अब एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट हो, एक चीज मुझे बता दें, सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइट डिक्लेरेशन क्लियर है अब तक कि किसे हम डाइट डिक्लेरेशन कहेंगे? अगर ये क्लियर नहीं है, एक बार और क्लियर कर देता हूं। बाद में अगर किसी का क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे क्लियर नहीं है, मैं क्लियर नहीं करूंगा। अगर डाइट डिक्लेरेशन क्लियर नहीं हुआ है, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां। पहली चीज है कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के रिलेशन किससे होना चाहिए? कॉज ऑफ डेथ से, या सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन जिसमें भी कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज हो। क्लियर? तीसरी चीज है
प्रत्याशंका, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, बिल्कुल कर रहा हूं प्रतिमा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वह भी जरूरी नहीं है। और चौथी, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, कोई सी भी हो सकती है। क्लियर? इसमें है सेक्शन 32 हियर्स एविडेंस का एक्सेप्शन है, पहली चीज। दूसरा, निकटता की परख, टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमेट्री सर्वव्यापी सूत्र नहीं है। और सेक्शन 32 में न केवल होमोसाइड आता है बल्कि सुसाइड भी आता है। न केवल होमोसाइड आता है बल्कि सुसाइड भी सेक्शन 32 में कवर होता है। क्लियर? और चौथी, जहां मेन एविडेंस का स्टेटमेंट मृतक द्वारा लिखे गए पत्र हों जो सीधे उसकी मृत्यु से रिलेटेड हैं और जो बताई गई कहानी प्रकट करें, तो कथित कथन यानी जो स्टेटमेंट हैं स्पष्ट रूप से 32 में आएगा और ग्राह्य है। मतलब मरने से पहले किसी व्यक्ति ने लेटर लिख दिया और वह लेटर उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, तो वह सीधे 32 में आएगा। यहां 32(1) की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी चीजें सेक्शन 32 की बात कर रहा हूं मैं। समय बीत जाने के बाद भी ऐसा जो कथन है वह असंगत नहीं होगा। क्लियर? बात करते हैं कि दो डाइट डिक्लेरेशन आ जाते हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा जब दो डाइट डिक्लेरेशन कर दिए जाते हैं तो क्या होगा? केस है बाराती वर्सेस यूपी राज्य, बाराती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR। जयेंद्र स्वामी का केस फिर बताएं। जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट 716। इसमें यह कहा गया था कि डाइट डिक्लेरेशन की ग्राह्यता के लिए, डाइट डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो डेथ पर्सन है उसके स्टेटमेंट का कॉज ऑफ डेथ से रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो उसके स्टेटमेंट हैं वे कॉज ऑफ डेथ से संबंधित होने चाहिए या उन परिस्थितियों, उन सर्कमस्टांसेस के मामले में होने चाहिए। मतलब मामले की संव्यवहार की उन परिस्थितियों से संबंधित हो, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिनमें कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज हो। क्लियर? तब भी वह डाइट डिक्लेरेशन के रूप में माना जाएगा। मृत्युकालीन घोषणा की ग्राह्यता के लिए मृतक के कथनों का मृत्यु के कारणों अथवा संव्यवहार की ऐसी परिस्थितियों से जिसका परिणाम मृत्यु रहा है संबंधित होना आवश्यक है। क्लियर नीलेश? बाराती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 839 केस की हम बात कर रहे थे। इसमें न्यायाधीश थे माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। देखो, जहां मैं आपको न्यायमूर्ति का नाम बताता हूं या आप लिख लिया करें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस केस में कौन थे जस्टिस। क्लियर? न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर थे। उन्होंने कहा था यदि एक से अधिक स्टेटमेंट हैं, यदि एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो उनमें अंतर्वस्तु की समानता होनी चाहिए। अगर एक से अधिक स्टेटमेंट हैं तो उनमें अंतर्वस्तु की समानता होनी चाहिए, लैंग्वेज की नहीं। लैंग्वेज एक हिंदी और एक इंग्लिश और एक अरबी, कोई सी भी हो सकती है। फर्स्ट बार अगले ने उर्दू में कर दिया और सेकंड बार हिंदी में लिख दिया, तो ये कोई नहीं। अंतर मतलब कंटेंट्स सेम होने चाहिए, स्टेटमेंट के कंटेंट्स सेम होने चाहिए,
बाकी कुछ नहीं चाहिए और कंटेंट्स सेम हैं, तो वह डाइट डिक्लेरेशन माना जाएगा। वे कैसा भी हो सकता है, एक बार मौखिक किए, एक बार लिखित किए गए हैं। क्लियर यहां तक सबका क्लियर है। कंटेंट्स की समानता होनी चाहिए, ना लैंग्वेज की ना वे की। किस वे में किए गए, नो, यहां मायने नहीं रखता। क्लियर। क्वींस वर्सेस अब्दुल्ला, क्वींस वर्सेस अब्दुल्ला, ILR 1885, 7 इलाहाबाद 385 FB। लिख लें, थोड़ा बड़ा इसका साइटेशन। क्वींस वर्सेस अब्दुल्ला, ILR 1885, 7 इलाहाबाद 385 F6। अब बात करते हैं कंडक्ट की, यानी कंडक्ट द्वारा भी डाइट डिक्लेरेशन किया जा सकता है। कंडक्ट द्वारा भी डाइट डिक्लेरेशन किया जा सकता है, मतलब आचरण द्वारा किया गया डाइट डिक्लेरेशन भी मान्य है। इस केस के फैक्ट्स बता दूं। अब्दुल्ला था, उसने एक राम दुलारी नाम की वेश्या थी, उसकी उस्त्रे से गर्दन काट दी थी। वह बोलने में सक्षम नहीं थी, हॉस्पिटल ले जाया गया। अब्दुल्ला वहीं खड़ा था। तो जब उससे पूछा कि तू बता सकती है कि किसने तेरी डेथ की, तो बोलने में वह सक्षम थी नहीं। उसने अब्दुल्ला की ओर इशारा किया कि इसी व्यक्ति ने मुझे मारा है। तो उसके जो आचरण द्वारा, उसके इशारों द्वारा जो कथन किया गया, उसे यहां स्थान दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आचरण द्वारा भी कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है जो डाइट डिक्लेरेशन है, तो वह वही प्रभाव रखेगा जो रिटन और वर्बल का होता है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर संदिग्धता हो, अगर डाइट डिक्लेरेशन में संदिग्धता हो तो क्या होगा। अपन अभी तक बात कर रहे थे कंटेंट्स सेम होने चाहिए, लेकिन अगर उनमें एम्बिग्यूटी हो तो क्या होगा, तो दोनों ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अगर दोनों में कंटेंट्स सेम नहीं है, एक ही व्यक्ति के डाइट डिक्लेरेशन हैं, तो दोनों ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे। क्लियर। ये केस है हरजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हरजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसके माध्यम से कहा गया है कि अगर एम्बिग्यूटी है तो उसके आधार पर डाइट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एम्बिग्यूटी होने पर, एम्बिग्यूटी के आधार पर, द बेस ऑफ एम्बिग्यूटी, संदिग्धता के आधार पर डाइट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर। बहुत बड़ा है ये सेक्शन, एक एक चीज क्लियर करेंगे, आज हो भी नहीं पाएगा। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स करके बताए। आज एक तो थोड़ी क्लास लेट हो गई थी, मैडम लेट तक ले रहे थे, और कल की छुट्टी थी, कल मैं आ नहीं पाया था लाइव। इस कारण भी कुछ लोगों को ये लगा होगा कि नहीं आज क्लास पता नहीं होगी या नहीं होगी। फिर थोड़ी नेटवर्क इश्यू रहा शुरू में। चलो अब बताएं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बाकी को हम कल क्लियर करेंगे। बहुत बड़ा है, अभी तो कम से कम 10-12 केस और हैं इसमें। क्लियर। ओके, कैसा रहा आज का सेशन बताएं। और किसी को भी केस रिपीट, कौन सा केस रिपीट करना है प्रतिमा। हरजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। हरजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट।
संदिग्धता के आधार पर मृत्युकालिक कथन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक सूचना और दे दूं, लीगल हर्ड एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है, वहां भी आप इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा, अब कुछ समय बाद 2-4 दिन के बाद हर वीडियो आपको यहां अपलोड नहीं मिलेगी, वह आपको वहीं देखनी होगी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं आपको पता लग जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। और हमने कल पढ़ा सेक्शन 32 क्लॉज 1 के बारे में, पूरा नहीं हो पाया था, हम उसे क्लियर कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि उसकी एविडेंस वैल्यू क्या है, डाइट डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है, साक्ष्य में क्या स्थिति है, किस व्यक्ति से किया गया, किस व्यक्ति के साथ किया गया डाइट डिक्लेरेशन मान्य होता है, कहाँ नहीं होता, कब डाइट डिक्लेरेशन को डिनाई किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किससे किया जाए, किस व्यक्ति से किया गया डाइट डिक्लेरेशन ज़्यादा मान्य है या उसे ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो इस मामले में हम एक ही बात कहेंगे कि डाइट डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है। डाइट डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो उसकी एविडेंस वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर डाइट डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो उसकी एविडेंस वैल्यू और बढ़ जाती है। एक केस है शंकर राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शंकर राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के माध्यम से बताया गया है कि एक हेड कांस्टेबल भी मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड कर सकता है। एक हेड कांस्टेबल भी मृत्युकालिक कथन रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही साथ एक केस है इसके साथ, बलबीर सिंह गौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बलबीर सिंह गौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1980 सुप्रीम कोर्ट। रिश्तेदार से किया गया मृत्युकालिक कथन भी मान्य है, यानी रिलेटिव से अगर डाइट डिक्लेरेशन किया जाता है तो वह भी मान्य है। बलबीर सिंह गौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1918 के माध्यम से कहा गया है कि रिलेटिव से किया गया डाइट डिक्लेरेशन भी मान्य है। साथ ही एक केस और लिखें इसके साथ, अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1990 मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए या मजिस्ट्रेट को किए गए कथन का साक्षिक महत्व यानी एविडेंस वैल्यू और अधिक होती है। यानी अगर डाइट डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने ही कर दिया गया है तो उसकी एविडेंस वैल्यू का और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर? रशीद बेग वर्सेस स्टेट ऑफ MP, या जो चीजें हैं लिख लो, बुक नेम नहीं है इसके साथ। और एग्जाम में आपको ये लिख दोगे ना केस का नाम, वो बहुत काफी होगा। कोशिश करता हूं मैं सारी चीजें अवेलेबल करवा दूं, फिर भी छूट ही जाती हैं यार कुछ। रशीद बेग वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1974।
इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए थे डाइट डिक्लेरेशन के लिए। पहला था कि स्टेटमेंट खुद की डेथ से संबंधित होना चाहिए। स्टेटमेंट खुद की डेथ से संबंधित होना चाहिए, किसी अन्य की के बारे में नहीं, अदर पर्सन की डेथ से संबंधित नहीं होना चाहिए। और 2 या मोर देन स्टेटमेंट हैं, 2 या मोर देन स्टेटमेंट हैं तो उनमें कंटेंट्स समान होने चाहिए, कंटेंट्स सेम होने चाहिए। और इनकंसिस्टेंट असंगतता के होने पर दोनों ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी इनकंसिस्ट होता है तो दोनों ही कथन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये बताया गया रशीद बेग वर्सेस एमपी राज्य 1974। केस है बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 3221। बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 3221। इस केस के माध्यम से कहा गया है कि अगर डाइट डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई है तो भी उसे अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जहां कन्फेशन के अपन ने पढ़ी थी तो सेक्शन 26 में कन्फेशन तभी रिलेवेंट होती थी जब वह मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड की गई हो और सेक्शन 164 CRPC का पालन किया गया हो। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। डाइट डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति को एड्रेस करते हुए किया जा सकता है और उसका वही साक्षिक महत्व होगा। अब एक चीज और आती है कि क्या मृत्युकालीन कथन डाइट डिक्लेरेशन पूर्ण सारांश के रूप में यानी पूरा वृतांत होना जरूरी है क्या? इसका क्या डाइट डिक्लेरेशन का पूरा वृतांत होना जरूरी है यानी पूरी स्टोरी आनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्युकालिक कथन में ऑलरेडी जो मैंने चीजें बताई हैं, मृत्यु से संबंधित हो या मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। और तीसरी चीज है मृत्यु की प्रत्याशंका आवश्यक नहीं है। ये सारी चीजें मैं बता चुका और यहां सिर्फ मृत्यु के कारण को इंडिकेट करता हो यानी सबस्टांस के रूप में, सारांश के रूप में यदि डाइट डिक्लेरेशन है लेकिन उससे एक्यूज की जो आइडेंटिफाई है वो क्लियर होनी चाहिए। एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, सबस्टांस के रूप में हो सकता है। ये कहा गया है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस कृष्णमूर्ति AIR 1981। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कृष्णमूर्ति AIR 1981 के माध्यम से कहा गया है कि जरूरी नहीं कि डाइट डिक्लेरेशन पूर्ण विवरण में हो, यह सारांश के रूप में भी हो सकता है, किंतु अभियुक्त की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या FIR भी डाइट डिक्लेरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सपोज देन किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, वह FIR लिखवाता है और FIR लिखाने के थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके द्वारा लिखवाई गई FIR को डाइट डिक्लेरेशन माना जाएगा।
क्या एफआईआर भी डाइट डिक्लेरेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस। रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस। साथ ही एक केस नाम और लिख लें, मनु राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1976। मनु राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1976। एक घायल व्यक्ति ने FIR लिखवाई, उसके तुरंत बाद इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई। मनु राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1976। एक घायल व्यक्ति द्वारा FIR लिखवाई गई, इमीडिएटली उसकी डेथ हो गई। उसके द्वारा दी गई FIR को डाइट डिक्लेरेशन माना गया। उस व्यक्ति के द्वारा दी गई FIR को डाइट डिक्लेरेशन माना गया। अब बात करते हैं कि डाइट डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है। डाइट डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू क्या है? डाइट डिक्लेरेशन सारभूत साक्ष्य है, सबस्टेंटिव एविडेंस है। इसको अन्य साक्ष्य से कॉर्बेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि डाइट डिक्लेरेशन में असंदिग्धता यानी संदिग्धता नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है, तो उसे सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो लॉ है, ना तो लॉ का रूल है और ना ही रूल ऑफ रूल ऑफ कॉन्शियसनेस और रूल ऑफ लॉ दोनों ही नहीं है। यानी ना तो ये विधि का नियम है और ना ही प्रज्ञा का। अतः इसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। यानी डाइट डिक्लेरेशन अपने आप में ही एक प्रॉपर एविडेंस है, जिसे हम कह सकते हैं इसकी किसी भी साक्ष्य से कॉर्बेट करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ना तो ये विधि का नियम है और ना ही ये प्रज्ञा का नियम है, ना तो रूल ऑफ लॉ है, ना ही रूल ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप इसे कॉर्बेट करें। क्लियर? और इसके आधार पे दोष सिद्धि की जा सकती है। क्लियर? लीडिंग केस है, लिख लें आप, खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। AIR 1958। खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 22। AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 22। डाइट डिक्लेरेशन के आधार पर एक्यूज को दोष सिद्ध किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है। और इसके लिए किसी संपुष्टि की यानी कॉर्बेट की आवश्यकता नहीं है, किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
और इसी केस के माध्यम से कहा गया था कि डाइट डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति, कन्फेशन करने वाले व्यक्ति और एकम्प्लिश यानी इकबाली साक्षी, सह अपराधी, इन तीनों को एक ही ब्रश से नहीं रंगना चाहिए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि इसके साक्ष्य की संपुष्टि करना आवश्यक नहीं है। क्लियर? उपधारणा क्या है? क्यों इनके साक्ष्य की संपुष्टि करना आवश्यक नहीं है? देखो, जैसे कन्फेशन में कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है तो वह बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ, खुद के इंटरेस्ट के विरुद्ध स्टेटमेंट देता है, और कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध स्टेटमेंट नहीं देगा। वही बात यहां है कि मरते समय कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। लक्ष्मी वर्सेस एम्परर में कहा गया है कि मरते समय कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। इसलिए डाइट डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। बात करते हैं किस एक विधिक सूत्र है, लैटिन मैक्सिम है, जिसके आधार पे डाइट डिक्लेरेशन की एविडेंस वैल्यू का इतना इंपॉर्टेंस है। लैटिन मैक्सिम बताता हूं, केस के माध्यम से क्लियर किया गया था। पानाबान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, पानाबान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1817। पानाबान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1817। डाइट डिक्लेरेशन को निम्न लैटिन मैक्सिम के आधार पर इंपॉर्टेंस वैल्यू दी गई है। वो है मेमो मॉरिटोरियस प्रोसिक्यूटर मैनेटरी, मेमो MEMO मॉरिटोरस MORITURUS प्रोसेस्योमीटर PROCESUMITURE मैनेटरी MENTIRI। यानी इसका अर्थ है ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर्स विथ ए लाई इन हिज माउथ। ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर्स विथ ए लाई इन हिज माउथ। यानी कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। AIR 1992, सुप्रीम कोर्ट 1817। कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन मृत्युकालिक कथन के डाइट डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति की मन की स्थिति, यानी जिस टाइम वह डाइट डिक्लेरेशन कर रहा है उस टाइम एक चीज ध्यान रखने की बात है, यह जरूर देख लिया जावे कि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से एबल हो, मेंटल एबिलिटी उसमें हो उस समय। कथनकर्ता की, स्टेटमेंट देने वाले की मानसिक स्थिति यानी मेंटल एबिलिटी सही होनी चाहिए।
राम बिहारी वर्सेस बिहार राज्य, राम बिहारी वर्सेस बिहार राज्य, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1850। राम बिहारी वर्सेस बिहार राज्य, स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1850। यानी डाइट डिक्लेरेशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूर देखा जाना चाहिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, मस्तिष्क की सतर्कता क्या है, उसकी याददाश्त क्या है, अभी बताता हूं दीपक, ठीक है। और एक चिकित्सक अगर यह प्रमाणित कर देता है कि वह डाइट डिक्लेरेशन करने की स्थिति में है, तो उसकी एविडेंस वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी केस को सपोर्ट किया गया उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट 1814। उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट 1814। इस केस में राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की संपुष्टि की या उसे फॉलो किया गया था। अब बात करते हैं कि यदि डाइट डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जाता है तो उसके स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होगी, कहां काम में लिया जाएगा। अगर डाइट डिक्लेरेशन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जाता है तो उसके स्टेटमेंट को 157 एविडेंस एक्ट के थ्रू साबित किया जा सकेगा। देखो एक चीज आपको बता दूं, नोट कर लेना, सेक्शन 32 और सेक्शन 33, सेक्शन 32 और सेक्शन 33 सेक्शन 158 एविडेंस द्वारा ही कवर होते हैं, वहीं साबित किए जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जीवित बच जाता है तो उसका स्टेटमेंट 157 में साबित किया जा सकेगा। यदि कथन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जावे, जी मिनल 157 में साबित किया जा सकेगा। और 158 द्वारा ये दोनों सेक्शन 33 और 32 दोनों साबित किए जाते हैं। सुंदर सिंह वर्सेस स्टेट, सुंदर सिंह वर्सेस स्टेट 2010 V10, सुप्रीम कोर्ट केसेज 661। सुंदर सिंह वर्सेस स्टेट 2010 V10, सुप्रीम कोर्ट केसेज 661। इस केस के माध्यम से कहा गया है यदि कथन करने वाला व्यक्ति जीवित बच जावे तो उसका स्टेटमेंट कॉर्पोरेटिव एविडेंस के रूप में यानी संपोषक साक्ष्य के रूप में सेक्शन 157 में साबित किया जा सकेगा। क्लियर। डाइट डिक्लेरेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि डाइट डिक्लेरेशन के लिए सबसे जरूरी बात है कि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो या ट्रांजैक्शन की उन सर्कमस्टांस से संबंधित हो
जिनमें कॉज ऑफ डेथ का क्वेश्चन अराइज हो। मृत्यु की प्रत्याशंका यहां जरूरी नहीं है। क्लियर? कोई भी क्वेरी किसी की?